Good morning, everyone. How are you? I'm also fine. I welcome to all in this session. तो हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था अपना किंग किंगडम एंड अर्ली रिपब्लिक, तो इसमें हम सभी ने लास्ट क्लास में अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा था। एंड दूसरी चीज जो हमें वेदों के थ्रू पता लगती है कि जो हमारा समाज था, दैट मीन्स कि जो हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 वर्ण में डिवाइड थी। तो कौन कौन से वर्ड थे वो याद है आप लोगों को? कल हमने डिस्कस किया था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में हमारी सोसाइटी किन 4 वर्णों में डिवाइडेड थी? कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड। नो वन। यस महक। मैम ब्राह्मण, वैश्य और वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। यस, वेरी गुड। सिट डाउन महक। तो देखिए हमारी सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड थी। पहले कौन से थे? ब्राह्मण वर्ग, जो कि पुरोहित थे, जो यज्ञ अनुष्ठान का काम कराते थे। सेकंड आते थे क्षत्रिय वर्ग, जिनका काम था लड़ाई करके अपने प्रजा को बचाना। दैट मीन्स कि वो योद्धा थे, क्षत्रिय थे, राजा भी यही होते थे, और इनका मेन काम था अपनी प्रजा को, अपने जनता के लोगों को प्रोटेक्शन देना। थर्ड होते थे वैश्य या विशु, जिनका काम था व्यापार करना, ये सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाते थे। एंड लास्ट जो वर्ड था हमारा, ये था शूद्र वर्ड। तो ये जो शूद्र थे, ये बाकी तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करते थे। इसमें वुमेन्स को भी रखा जाता था। चलिए, तो और इन्हें ही अनटचेबल भी माना जाता था, अछूत माना जाता था इन्हें। ये देखिए हमें बताया है यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ये जन्म के अकॉर्डिंग थी। दैट मीन्स की द फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। अगर हमारे मम्मी या पापा ब्राह्मण है तो हम भी क्या है? ब्राह्मण है। दैट मीन्स की जन्म के आधार पे ये सारी चीजें डिसाइडेड होती थी। एंड जो शूद्र वर्ग थे, दैट मीन्स कि जो शूद्र, जिनके मम्मी या पापा शूद्र वर्ग के हैं, तो बच्चा भी क्या होगा? शूद्र वर्ग का ही होगा, और इन्हें अनटचेबल कंसीडर किया जाता था, जैसे हमने B.R. अम्बेडकर की स्टोरी में पढ़ा था। अब देखिए अनटचेबल होते कौन कौन से लोग थे? क्राफ्ट पर्सन, हंटर एंड गैदरर्स, एंड जो लोग बरियल्स एंड क्रेमेशंस का काम करते थे। दैट मीन्स की कब्रों को दफनाने का और वहां की देखरेख का काम जो करते थे, उन्हें भी अनटचेबल कंसीडर किया जाता था। एंड केवल इतना ही नहीं, the priest said that contact with these groups was polluting. तो क्या माना जाता था? ये जो ब्राह्मण लोग थे, ये क्या मानते थे कि अगर हम इन लोगों के कांटेक्ट में आ गए, अगर शूद्र वर्ण का कोई भी व्यक्ति अगर हमारे एरिया में आ गया, तो हम लोग भी अछूत हो जाएंगे। और इसलिए शूद्र वर्ग को बाकी सारे वर्ग के लोगों के साथ रहने की इजाजत नहीं थी, ना ही इनके घर उनके साथ होते थे। इनके घर अलग कॉलोनी में बनाए जाते थे। ओके। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं स्वीकार कर रहे थे। अब ये कौन से लोग होंगे? बिल्कुल शूद्र वर्ग वाले लोग होंगे, जो ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे। सम किंग थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। अब ऐसा ही नहीं है कि केवल शूद्र वर्ग ही नहीं विद्रोह कर रहे थे, जो राजा थे वो भी क्या मानते थे कि हम ना पुरोहितों से बढ़कर हैं, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं, हम एक योद्धा हैं और हम लोगों को बचा रहे हैं, तो इसलिए सबसे ऊपर हमें होना चाहिए। Others felt that the birth could not be basis for deciding which one people amongst belong to. कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं होता, हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। एंड कुछ को क्या लगता था कि ऑक्यूपेशन के आधार पे, यानी कि काम के आधार पे किसी में डिफरेंट नहीं करना चाहिए। काम सभी का काम होता है, अगर कोई एक काम ना हो तो सभी को प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर अभी ये बताया है हमें कि जो लोग बरीड का काम करते थे, डेड बॉडीज को बरी करने का, अगर ये लोग अपना काम ना करें तो क्या बाकियों को प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसलिए कुछ लोग क्या चाहते थे कि ऑक्यूपेशन को आधार मान के भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, गलत है।
Others felt that everybody should be able to perform rituals. कुछ लोग ऐसा मानते थे कि रिचुअल्स को यानी कि धार्मिक कामों को करने का अधिकार सभी का होना चाहिए, केवल ब्राह्मणों को नहीं होना चाहिए. And other condemned the practice of untouchability. Also, there was many areas in subcontinent, such as the northeast, where social and economic differences were not very sharp, and where the influence of priest was limited. तो अब देखिए अनटचेबिलिटी को भी कुछ लोग बहुत बुरा मानते थे, और कुछ एरिया ऐसे थे इस टाइम के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब का भाग, जहां पर जो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस था, यानी कि लोगों के बीच में सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलता था, सभी लोग कॉमनली रहते थे. और यहाँ पर प्रेस्ट का जो इन्फ्लुएंस था, पुजारियों का प्रभाव, वो बहुत ज्यादा नहीं था. फिलहाल हमें क्या बताया है, देखिए मोस्टली एरिया में पुरोहितों का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन कुछ एरिया फिर भी ऐसे थे जहां पर इन पुरोहितों की सिचुएशन, प्रेस्ट की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. दैट मीन्स कि बहुत से एरिया के लोग इनको नहीं मानते थे मेन, कि नहीं आप ही मेन हो. चलिए, तो अब हमें पढ़ना है जनपद के बारे में, क्योंकि जनपद से ही अब हमारा न्यू वर्ड आएगा महाजनपद, और महाजनपद से ही पहला किंग बना था. तो पहले हमें पढ़ना है जनपद के बारे में, और फिर इसी से लिंक है महाजनपद. तो इन जनपद और महाजनपद में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है इनमें, तो देखिए अभी इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा. तो द राजास वो परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा और जनपद rather देन जन. तो अब देखिए, एक ऐसा राजा जो सैक्रिफाइस करता था, संघर्ष करता था, यज्ञ करवाता था, उसको जनपद का राजा माना जाता था. अब जनपद क्या है, लोगों का राज्य, जहां पर आम जनता रहती थी, और उसमें से किसी एक को वो अपना किंग सेलेक्ट कर लेते थे. तो ये क्या होता था, जनपद. देखिए यहाँ पर सभी लोग, यानी कि राजा भी इंक्लूड होता था उसमें. तो मेन काम क्या करते थे ये लोग, द देखिए ये सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन, ये लोग एक ही जगह पर रहते थे, और एक ही जगह यहीं पर रहते थे हमेशा, सेटल्ड होकर के, यहीं पर उनका घर था, यहीं पर बस्ती थी उनकी. अब इसमें से कुछ हमें मैप 4 में दिया है, पेज नंबर 49 में, अभी हम उसे बाद में देखेंगे, क्योंकि फिलहाल जनपद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महाजनपद ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखिए क्या बताया है हमें जनपद के बारे में, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व शास्त्री. तो उन्होंने क्या बताया है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन द जनपद. उन्होंने बहुत सारे जनपदों की खोज की है, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, तो दिल्ली में पुराना किला के आसपास, एंड हस्तिनापुर नियर मेरठ, हस्तिनापुर जहां पर महाभारत की लड़ाई से रिलेटेड है ये एरिया. तो इन दोनों ही जगह पर किसकी खोज हुई है, कि यहाँ पर जनपद थे. एंड दूसरा है अतरंजी खेड़ा नियर ईटा, तो इटावा में है अतरंजी खेड़ा. द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, तो इटावा भी उत्तर प्रदेश में ही है. मेरठ एंड ये जो हमारा इटावा है, ये उत्तर प्रदेश के ही पार्ट है. तो ये दो कहाँ मिले हैं, हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा, ये कहाँ मिला है हमें, उत्तर प्रदेश में. दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हर्ट्स एंड कैप कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स. अब और क्या बताया है हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि यहाँ के लोग झोपड़ियां बना के रहते थे, घर नहीं बनाते थे, झोपड़ियां बनाते थे. एंड अपने साथ कैटल्स को भी रखते थे, जानवरों को. दे आल्सो ग्रेट ग्रीव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और बहुत सारी फसलें भी उगाते थे, जैसे कि चावल, गेहूं, बरले यानी कि जौ, पल्सेस यानी कि दालें, सुगर कैन यानी कि गन्ना उगाते थे, एंड सीसम एंड मस्टर्ड. तो ये सारी चीजें हैं जो ये लोग उगाते थे. अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दिस वाज नॉट मेंशन्ड इन चैप्टर 3. तो इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जिन्हें हमारे हंटर एंड गैदरर्स ने नहीं उगाया था. क्या कोई ऐसी फसल दिख रही है इन सभी में से जिन्हें हंटर और यस, कौन सी, नहीं सीसम था वहां पर, मस्टर्ड ऑयल नहीं है. नो, मस्टर्ड ऑयल, वहां उस समय तिल या तेल निकालने वाली चीजों की खेती नहीं होती थी. ये अब हमारे कहाँ आई है, लेटर वैदिक पीरियड में. ओके, बाकी सारी चीजें तो मुझे लगता है आई थिंक सभी उगाना जानते ही थे. यही शुगर कैन भी नया है. राइस, व्हीट, बर्ले, पल्सेस, ये तो हमने सुना ही था, सीसम भी उगाया जाता था. शुगर कैन एंड मस्टर्ड ही है शायद. मस्टर्ड भी उगाया जाता था.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो इसमें यानी शुगर कैन ही बचता है फिर। यस, तो शुगर कैन जो है करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक चीज और आती है, ये है एक बाउल, कटोरी। पेंटेड ग्रेवेयर, अब ये पेंट किया हुआ है। ग्रेवेयर प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हैं हमारी आर्कियोलॉजिस्ट को, ऐसे बहुत सारी प्लेट, इस तरीके की बहुत सारी कटोरियां मिली हैं। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ सरफेस। इन्हें छूने में बहुत ही ये स्मूथ से लगते हैं। और ये जो कटोरियां हैं, ये किसी मीटल से, धातु से नहीं बनाई गई हैं, मिट्टी से बनाई गई हैं। ये हमें यहाँ पर पिक्चर में देखने में लग रहा है कि ये किससे बनाई गई होंगी, किसी धातु से, एल्यूमिनियम या सिल्वर, कॉपर, लेकिन ये किससे बनाई गई है, मिट्टी से। और ये छूने में बहुत ही स्मूथ है। Perhaps these were used to on special occasion। और ये देखिए इसमें कितनी सुंदर डिजाइनिंग की गई है। क्या बताते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, क्या बताते हैं कि इसका इस्तेमाल किसी स्पेशल ओकेजन पे ही किया जाता होगा। और ऐसा इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि जितने भी इस टाइप के बर्तन मिले हैं, उन्हें देख करके लगता है कि उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये किसी स्पेशल ओकेजन पे यूज किया जाता होगा, स्पेशल टाइप का फूड सर्व करने के लिए। चलिए अब आगे देखिए और क्या बताया इन पोर्ट्स के बारे में। तो ये जो जनपद के लोग थे, ये पोर्ट्स बनाना जानते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, इसमें से बहुत सारे ग्रे कलर के हैं, अदर्स वर रेड। तो कुछ ग्रे कलर की मिट्टी से बने हैं और कुछ रेड कलर की मिट्टी से बने हैं। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नॉन एज पेंटेड ग्रेवेयर। अब जिन साइड से, यानी कि जिन स्थलों से, जिन जगह से इस टाइप के पॉट्स, इस टाइप के बर्तन पाए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको नाम दे दिया गया है पेंटेड ग्रेवेयर। उन साइट्स को, उन जगह को नाम दे दिया गया है पेंटेड ग्रेवेयर, यानी कि ऐसी जगह जहां से ग्रेवेयर यानी कि स्लेटी रंग के बर्तन मिले हैं। ओके। अब देखिए ये जो बर्तन है ना, ये सिंपली मिट्टी से नहीं बनाए जाते थे। जैसे अभी हम मटके लेने जाते हैं तो बहुत सारे मटके इस टाइप के डिजाइन किए होते हैं कि उसमें मतलब डिजाइनिंग की जाती है किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। सिंपल नहीं होते, कुछ तो सिंपल होते हैं बट कुछ डिजाइनर होते हैं मिट्टी के बर्तन। तो ऐसे ही जनपद के लोग भी जो ये वेयर बनाते थे, ग्रे वेयर, इसमें डिजाइनिंग करते थे। तो इसमें या तो वो लाइंस बनाते थे, सिंपल लाइन, या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न, कुछ ज्यामितीय आकृतियां, दैट मीन्स की ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सारी चीजों का यूज करके। अब इसमें ही अगर हम देखें, देखिए इसमें डिजाइन बनाई गई है, दिख रही है ना सभी को। तो ये जनपद के लोग बनाते थे। तो अभी जनपद के बारे में सभी को समझ आ गया क्या है जनपद। तो अब देखिए महाजनपद कैसे इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए महाजनपद क्या होते हैं। तो जनपद अभी हमने पढ़ा कि सभी लोग एक साथ रहते थे, झोपड़ियां बना करके रहते थे, जानवरों को पालते थे, खेती करते थे। महाजनपद क्या है, जब यहाँ पर कोई एक पर्सन बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा और एक हो जाएगा राजा और बाकी उसकी प्रजा, तो ये हो जाते हैं महाजनपद। यहाँ पर एक किंग बन जाएगा अब। और इसी टोटल 16 महाजनपद थे, यानी कि जैसे आज के हमारे टाइम पे टोटल राज्य है ना, स्टेट्स, तो उसी टाइम पे, पहले के टाइम पे क्या माना जाता था, महाजनपद। जैसे अभी हम स्टेट्स की बात करें, कुछ स्टेट्स हैं और उनके अंदर छोटे छोटे शहर भी बसे हुए हैं, तो उन छोटे छोटे शहरों को हम लोग मान ले वो जनपद हैं, और जो स्टेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, महाजनपद। और उनका जो चीफ मिनिस्टर है, वहां का मुख्यमंत्री, वो क्या हो जाएगा, वहां का किंग। फिलहाल आज के टाइम के चीफ मिनिस्टर में और महाजनपद के किंग में बहुत ही डिफरेंस है। चलिए तो अभी देखते हैं कि अभी महाजनपद क्या है और कौन कौन से महाजनपद थे जो पॉपुलर हैं। तो अब महाजनपद कब बने, आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले, यानी कि 2500 साल पहले। तो कुछ जो जनपद थे, यही वाले जनपद जो ऊपर हैं, इसी में से कुछ जनपद इंपोर्टेंट बन गए एंड वर नोन एज महाजनपद। ये महाजनपद के रूप में जाने जाने लगे। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप 4। अब इसमें हमें दिए हुए हैं, अब देखिए पहले हम जनपद पढ़ लेते हैं एक बार, जनपद कौन कौन से हैं। तो ये जो हमारे जनपद हैं, ये है गांधार। टोटल 16 महाजनपद थे। अवंती, एंड दूसरा है कौशल, पांचाल, वैशाली, वज्जी, मगध, अंग, राजगृह। ये तो इतने सारे हमें, हस्तिनापुर, ये सारे महाजनपद हैं। ओके, तक्षशिला। अब देखिए आप ये देख रहे होंगे केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया से जो
अटैच्ड है, दैट मीन्स कि अब इसमें से कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी चला गया है, लेकिन उस टाइम पे बंटवारा नहीं हुआ था ना। तो ये सारे जो महाजनपद हैं, ये इस पूरे भूभाग में, इस पूरे कॉन्टिनेंट पे बसे हुए थे। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है महाजनपद के बारे में। तो मोस्ट ऑफ महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। सभी महाजनपदों की अपनी एक राजधानी थी। जैसे आज के टाइम पे हर स्टेट की एक कैपिटल होती है ना। Yes, ma'am. अब मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। अब फोर्टिफाइड का मतलब होता है सही तरीके से निर्मित करना। फोर्टिफाइड का मतलब किलेबंदी। अब इसमें से जो महाजनपद थे ना, ये अपनी किलेबंदी कराते थे। क्यों कराते थे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हर महाजनपद का एक राजा होता था, जैसे आज के टाइम पे चीफ मिनिस्टर होता है, और हर राजा को लड़ाइयां करनी पड़ती थी। इसलिए क्योंकि जो दूसरा बगल वाला राजा होता था दूसरे महाजनपद का, वो ये सोचता था कि मैं इस वाले महाजनपद को भी अपने में मिला लूं तो मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, और इसलिए लड़ाइयां वगैरह चलती रहती थी। तो इसलिए ये जो महाजनपद है ये फोर्टिफाइड किए जाते थे, किलेबंद किए जाते थे। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल ऑफ वुड, लकड़ी की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। केवल लकड़ी की ही नहीं, ब्रिक्स और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। पत्थरों से और ईंटों से भी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों के आक्रमण से। Forts were probably built because people were afraid of attacks from the other kings and needed protection. तो ये फोर्ट्स यानी कि किले, अब किले क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि लोगों को डर था। पीपल्स वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स, दूसरे राजाओं के आक्रमण का डर था, एंड उन्हें सुरक्षा चाहिए थी। तो इसलिए ऊंचे ऊंचे किले बनवाए जाते थे कि इन किलों के थ्रू क्या होगा, अगर कोई बाहर से कोई अटैक करता भी है तो सबसे पहले जो ये किला है ना, ये हमें बचा लेगा, उस किले से टकरा करके वो चीज वापस हो जाएगी। And it is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. अब केवल प्रोटेक्शन के लिए नहीं, कुछ राजा इसलिए भी बनवाते थे क्योंकि कुछ जो रूलर्स थे, कुछ शासक चाहते थे कि वो दिखाएं हाउ रिच एंड पावरफुल, कि हम लोग कितने ताकतवर और कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए ये बड़ी सी बिल्डिंग बनवाते थे और उनकी बहुत ऊंची ऊंची दीवार बनवाते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि हम बाकियों से ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए सबका मेन एम क्या रहता था, हमारे यहाँ सबसे भयानक सा किला होना चाहिए, बड़ी बड़ी दीवारों वाला। तो also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. अब इसका एक फायदा और होता था। तो ये देखिए दीवारें केवल कैसे बनवाई जाती थी, मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट ये है मगध, अभी हम मैप में देख लेते हैं। तो वो किलेबंदी कराते कैसे थे, मैं आपको ये समझा रही हूँ। यस, तो देखिए जैसे ये हमें दिया है, मगध कहाँ गया, ये रहा। मैं आपको मगध इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे पहला किंग मगध से ही बना था। तो अब मगध हमें देखिए मगध है, जैसे सपोज दैट ये इतने एरिया में है, तो जहां तक मगध रहेगा उसके पूरे बॉर्डर पे ऊंची ऊंची दीवार करानी है। केवल जहां राजा रहेगा वहां नहीं, जहां तक मगध की बाउंड्री लाइन है, इसकी पूरी बाउंड्री लाइन पे ऊंची ऊंची दीवार करानी है। और ऐसा इसलिए कराते थे वो लोग कि बाहर के किसी भी साइड से कोई भी राज्य उन पर अटैक ना कर पाए। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो यस आगे देखते हैं। और यस, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इससे क्या होता था, लोगों का डर खत्म हो जाता था कि दूसरा कोई राजा हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हम सब तरफ से सुरक्षित हैं। और दूसरी एक और फायदा होता था राजा को। क्या फायदा होता था किंग को? द किंग पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। अब राजा उनके ऊपर नियंत्रण रख सकता था। जो भी लोग इसके अंदर रहते थे, यानी कि वो कहीं भाग के जा नहीं सकते इधर उधर जल्दी से, तो राजा का उनके ऊपर डायरेक्टली नियंत्रण रहता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब इन बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने के लिए बहुत ही ग्रेट डील की, बहुत प्लानिंग की जरूरत होती थी। थाउजेंड्स इज नॉट, लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। इसके लिए लाखों ईंटें तैयार करनी पड़ती थी। आपको दिखाई गई है दीवार यहाँ पर कितनी ऊंची है। और दूसरी चीज, इस दीवार को बनाने के लिए, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर ईंट जोड़ने का काम कौन करेगा? तो ये सारी चीजें बहुत ही प्लानिंग के साथ की जाती थी। This is turn means enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of these. तो देखिए इसका मतलब कैसे लेबर चाहिए थे, नॉर्मस, बहुत ही शक्तिशाली, एक ऐसा लेबर जो इस काम में कुशल हो। अब देखिए ये कैसे
ईंट को जोड़ रहे हैं, ऊपर तक चढ़ के जाएंगे फिर वहां पर जोड़ेंगे ईंटों को। एंड इसके लिए बहुत सारे लाखों लेबर की जरूरत होती थी, बहुत सारे मजदूर लगते थे एक साइड की दीवार को बनवाने में। ये देखिए, ये हमें दिया है कौशाम्बी का पिक्चर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद। तो आज के टाइम पे इलाहाबाद है जहाँ उत्तर प्रदेश, जहाँ पर संगम है, प्रयागराज का संगम, तो वहीं पर कौशाम्बी है उसी के पास। वहां से हमें ये मिला है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ये लंबी सी दीवार मिली है। तो उन्होंने बताया कि ये जो दीवार है ये बनाई गई थी आज से बहुत टाइम पहले, ये आज के टाइम पे ऐसी नहीं बनी हुई है, टूट फूट गई है फिलहाल। तो ये क्यों बनाई गई थी? दूसरे राज्यों से अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखिए, जो अब राजा होता था, द न्यू राजा नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज। अब भाई राजा बना है, उसे दूसरे एरिया से अपने राज्य को बचाना भी है, तो इसके लिए उसे सैनिक रखने पड़ते थे, मेंटेन आर्मीज। सैनिक रखने हैं, सोल्जर्स को भी रखना है। और अगर सैनिक और सोल्जर रखे जाएंगे तो बिना सैलरी के वो लोग काम भी नहीं करेंगे, कोई भी बिना सैलरी के काम नहीं करता। तो यानी कि अगर किसी आर्मी को या किसी सोल्जर को रखा गया तो यानी कि अब इन्हें सैलरी भी देनी है, पेमेंट भी करनी है। तो क्या करता था राजा इन्हें पेमेंट देने के लिए? सम पेमेंट वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंचमार्क कॉइन्स। तो उस टाइम पे कुछ पंचमार्क कॉइन्स थे, नोट नहीं चलते थे, आज के टाइम पे करेंसी नहीं थी, तो सिक्के देते थे, वो पंचमार्क कॉइन्स होते थे, उस पे छाप लगी होती थी। एंड यही सिक्के जो है वो उस सैनिक को सैलरी के रूप में दिए जाते थे। ओके। अब दूसरी चीज ये आती है, राजा को कहाँ से इनकम होती थी? तो राजा क्या करता था? टैक्स कलेक्शन करता था, आज के टाइम की तरह। जैसे आज बहुत सारे टैक्सेस दिए जाते हैं ना, उस पे जमीन पे टैक्स होता है, गाड़ियों पे टैक्स होता है। फिलहाल हम जो भी चीज आप मार्केट से खरीदते हैं, एक छोटी सी चीज भी, उसमें भी टैक्स दिया जाता है। और आपने देखा होगा, अगर कहीं रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाते हैं ना, तो किसी भी चीज का रेट जो है वो और ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट में भी वो टैक्स जुड़ा होता है। टैक्स क्या होता है? देखिए, टैक्स क्या होता है? जो हम देते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसे मेन इनकम टैक्सेस से ही होती है। जैसे जो भी प्रोडक्ट है, मान लो अगर अभी हम बात करते हैं एक पैकेट बिस्किट की, तो रियलिटी में उसका जो मान लो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 2 या 3 होगी, लेकिन उसमें कुछ ऐड करके दिया जाता है। अब जैसे दूसरी चीज और आती है, अभी मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन पे अगर आप कोई चीज लेते हैं तो उसमें वहां पर प्राइस और ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर वो एक इंटरनेशनल एरिया, तो वहां पर टैक्स और ज्यादा लगाया जाता है। सारे रेलवे स्टेशन पे क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सामान बेचा जाता है, उनका रेट और ज्यादा लगाया जाता है। जैसे अभी होता है एमआरपी पे लेना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो यानी कि वो आप एक्चुअल प्राइस पे ले रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, कोई चीज जो है वो मैक्सिमम प्राइस से ज्यादा में मिलती है हमें, यानी कि आपने जितने रुपए ज्यादा दिए ना, वो टैक्स के रूप में चला जाएगा। चलिए, तो यानी कि ये जो टैक्स कलेक्शन की जो प्रोसेस है, ये पहले के टाइम से चली आ रही है। देखिए, राजा भी लेते थे टैक्स, अब आज के टाइम की तरह टैक्स नहीं लेते थे, हम लोग पैसों के रूप में टैक्स देते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो राजा थे, जब इतनी सारी करेंसी नहीं थी, तो वो टैक्स कलेक्शन भी रुपयों के रूप में, पैसे के रूप में नहीं करते थे। कैसे लेते थे? तो देखिए, यहाँ पर हमें बताया है, अब राजा को बहुत सारे काम करने हैं, बड़ी सी बिल्डिंग बनवानी है, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, सैनिक रखने हैं, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। तो अब इतने सारे कामों के लिए उसे रिसोर्सेज चाहिए, स्रोत चाहिए, और उसे कलेक्शन भी चाहिए, यानी कि उसकी इनकम भी होनी चाहिए, तभी तो वो इतनी सारी चीजें कर पाएगा। So instead of depending an occasional gift brought by people, as in the case of the Raja of the Janpad, they started collecting regular taxes. तो अभी अगर हम जनपद की बात करें, वहां पर राजा को कब इनकम होती थी? वहां पर राजा उतना ज्यादा खर्चा भी तो नहीं करता था, तो राजा को कब मिलता था? किसी स्पेशल ओकेजन पे गिफ्ट लेके आते थे लोग, तभी राजा को कोई चीज मिलती थी। लेकिन अगर अब हम महाजनपद की बात करें, यहाँ पर राजा पॉपुलर हो गया, उसे बड़े बड़े किले बनवाने हैं, सैनिक भी रखने हैं, तो यानी कि उसका खर्चा बढ़ गया। तो अब केवल वो ये नहीं इंतजार करेगा कि कोई स्पेशल त्योहार है और लोग हमारे लिए गिफ्ट लेके आए, और गिफ्ट लेके आएंगे भी तो सारे लेके आए, ये कंफर्म थोड़ी है।
तो इसलिए जो महाजनपद का राजा है उसे टैक्स कलेक्शन स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि उसकी प्रजा थी और जो अपनी प्रजा से वो कहता उसकी प्रजा देती भी उसे, तो इसलिए उसने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट किया। अब ये देखिए आपको दिया है टैक्स कलेक्शन किस किस रूप में करता था वो। तो अब सबसे पहला है टैक्स जो कि क्रॉप्स में लिया जाता था, फसलों के रूप में, क्योंकि अधिकतर लोग खेती करते थे। तो ये कैसे लेते थे? जितना किसान उगाता था उसका 1/6 पार्ट, यानी कि जितना किसान ने उगाया उसका छठा पार्ट वो राजा को दे देता था। यानी कि अगर मान लो 30 केजी गेहूं उगाया है तो उसका छठा पार्ट दे देगा वो। ओके, यानी कि 5 केजी किसको चला जाएगा? राजा को। तो जितना भी कोई राजा सॉरी राजा नहीं, कोई भी किसान अगर उगाता था तो उसका 1/6 पार्ट, छठवां भाग किसको दे देता था? राजा को, टैक्स के रूप में। और उसे भाग या शेयर कहा जाता था। अब ये तो हो गया किसानों से लिया जाने वाला टैक्स। दूसरा टैक्स क्राफ्ट पर्सन से भी लिया जाता था। जो लोग कपड़े वगैरह बनाते थे या ज्वेलरी बनाते थे, वो लोग कैसे टैक्स देते थे? तो यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड, ये रहा, दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। तो वो अपनी मजदूरी के रूप में टैक्स पे करते थे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो पूरे एक महीने में एक दिन, या तो लोहार या सुनार या वीवर बुनकर कोई भी है, उसे महीने में एक दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता था। यानी कि किसी भी एक दिन वो पूरा का पूरा राजा के यहाँ काम करता था, यानी कि उसका टैक्स किस रूप में जाता था? कलेक्शन, मजदूरी के रूप में। अब दूसरे हैं हर्डर्स एंड, जो हंटर गैदरर्स थे, हर्डर्स चरवाहे, जानवरों को चराने वाले। तो ये कैसे टैक्स देते थे? ये या तो अपने जानवरों को देते थे या फिर उन जानवरों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स की दूध, मांस, मच्छी, ये सारी चीजें देते थे राजा को। अब नेक्स्ट है जो लोग सामान बेचते थे, सामान दूसरे एरिया से लेके आते थे अपने एरिया में, ये लोग भी टैक्स पेमेंट करते थे। इनका नहीं बताया है ये किस रूप में करते थे। तो हो सकता है कि ये जब बेचने जाते हो तो इनको जो करेंसी मिलती थी ये उसे देते हो राजा को। फिलहाल दिया नहीं है यहाँ पर। अब आपसे एक चीज और पूछिए, हंटर एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब जो हंटर गैदरर्स थे, यानी कि शिकारी, जो लोग जंगलों में रहते थे, जो लोग जंगलों से चीजें इकट्ठा करते थे, ये लोग भी राजा को टैक्स देते थे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर एंड गैदरर्स? हंटर एंड गैदरर्स राजा को क्या देते होंगे? यस बेटा, क्या देते होंगे ये लोग? चलिए, हो सकता है यस, लकड़ी देते हूँ। राजा के यहाँ महल में लकड़ियों की बहुत जरूरत रहती थी, लोग तो लकड़ियां भी दे सकते हैं और कोई जड़ी बूटियां भी दे सकते हैं कि हम ये लेके आए फल फूल, तो ये सारी चीजें ये राजा के महल में भिजवा देते होंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो आया है हमारा, ये देखिए। अब फिलहाल इस किंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। मगध के बारे में हमें पढ़ना है और मगध का पहला राजा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं, क्योंकि आज टाइम होने वाला है। चलिए, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या चेंज आए, देखिए ये चीज बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जो खेती पहले के टाइम पे जैसी होती थी ना, यहाँ पर अब कुछ चेंजेस आए हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो क्या चेंज आए हैं, देखिए सुनना है आपको ध्यान से। तो सबसे पहला तो आयरन प्लफ यूज होने लगा। अब पहले वुडन प्लफ यूज किया जाता था। हमने अपने अभी 5th चैप्टर में देखा था, वुडन प्लफ की पिक्चर भी दी हुई थी, जो बच्चों के टॉय के रूप में दिखाया था, हमें दिखाया था ना। तो यानी कि पहले वुडन प्लफ यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में? तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होने लगा? अब आयरन प्लफ यूज किया जाने लगा। अब लोहे का हल यूज किया जाता था, जिससे जुताई करना ज्यादा आसान होता था। दिस मीन द हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लफ शेयर, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। तो अब क्या होने लगा? अब वुडन प्लफ आ गया, जिसकी वजह से अब मिट्टी को ज्यादा टिलिंग किया जाता था। हर टाइप की मिट्टी को खुदाई करके भुरभुरी बनाया जाता था, जिससे अनाज उगाना आसान हो गया। दूसरा और क्या चेंज आया? सेकेंड चेंज देखिए क्या आया है, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। लोग इससे पहले पैडी यानी कि धान की खेती कैसे करते थे? वो लोग चावल के बीज छिड़क देते थे और फसल उग जाती थी, और होता क्या था, इससे ज्यादा फसलें नहीं उगती थी। अब आज के टाइम पे जिस तरीके से धान की खेती की जाती है, वो लेटर वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट हुई थी। आपने देखा होगा क्या करते हैं लोग, पेड़ों को उखाड़ के दोबारा से उगाया जाता है उन्हें अलग अलग दूरी पे।
देखा है ना। Yes. और पहले खेतों में पानी भरा जाता है, तब उसके बाद हर एक पेड़ को थोड़ी थोड़ी दूर पे बिठाया जाता है। धान की खेती ऐसी ऐसी होती है ना। तो ये जो ट्रांसप्लांटिंग है, यानी कि पौधों को दोबारा बिठाने की जो प्रोसेस है, ये कब स्टार्ट हुई? लेटर वैदिक पीरियड में। इसके पहले धान की खेती कैसे की जाती थी? बीज डाल दिया जाता था बस, और इससे ज्यादा अच्छी फसल नहीं उगती थी। लेकिन जब ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस अपनाई गई, तब खेती ज्यादा अच्छी होने लगी धान की। तो सबसे पहले देखिए, पहले क्या करते थे लोग? सीड्स को स्कैटर कर देते थे, बिखरा देते थे ग्राउंड में। लेकिन अब क्या हुआ? अब ट्रांसप्लांटिंग करने लगे ये लोग। और इससे हुआ क्या? दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। चावल का उत्पादन, धान का उत्पादन ज्यादा होने लगा। पहले चावल कम उगता था, लोग भले ही मेहनत कर लें, चावल कम उगता था, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद चावल ज्यादा उगने लगा। However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, das and dasi, landless agriculture laborers, kamkar had to do this work. और जब काम ज्यादा होने लगा, तो बहुत सारे लोग जो दास दासी थे पहले के टाइम पे, अभी हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में, दास दासी जो होते थे, जिन्हें खरीद के लाया जाता था दूसरे देशों से, अब वो लोग भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए और उनको भी अब सैलरी मिलने लगी। यानी कि अब वो रानी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे, उनकी सेवा नहीं करते थे। अब जब खेती का काम बढ़ा, तो ये लोग भी काम करने लगे। ओके, चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है मगध के बारे में, और हमारा जो पहला किंग है वो है बिंबिसार एंड अजात शत्रु। अब ये कैसे राजा बने, हमें इनके बारे में पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। और हमें ये भी पढ़ना है कि क्या इनका वंश आगे बढ़ा, या फिर इनके वंश का कोई राजा नहीं बना, दूसरे किसी वंश का राजा बन गया। तो हमें ये किंग्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा। अभी मैं आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने आपके ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए हैं, और आपको उनका आंसर करना है अभी जब आप घर जाएंगे तब, और उसी ग्रुप में ही सेंड करना है। ओके ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।